बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारी ड्रग है डिसलिपिडीमिया की ट्रीटमेंट के लिए, उसकी क्लासिफिकेशन है फिब्रेट्स। तो पहले हमने पढ़ा कि स्टैटिन्स फैमिली यूज़ हुई, फिर हमने देखा नियासिन यूज़ हुई, उनके डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस थे। और बेटा हमने ये भी देखा कि सिर्फ एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता डिसलिपिडीमिया के लिए, बल्कि हमने ये देखा जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, दे आल्सो प्ले अ सब्सटेंशियल रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिसलिपिडीमिया। तो बेटा जो आज की हमारी ड्रग है, इसको हम बोलते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करती हैं और एचडीएल लेवल को बढ़ा रही हैं। दे हैव नथिंग टू डू विद द एलडीएल लेवल। तो बेटा जो भी डिसलिपिडीमिक ड्रग होगी, इट डजंट मीन दैट दैट ड्रग इज गोइंग टू लोअर द लेवल ऑफ एलडीएल लेवल, बल्कि कुछ ड्रग्स एलडीएल के लेवल को कम करती हैं, कुछ ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करती हैं, और कुछ फिनोफिब्रेट्स की तरह ना सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करती हैं बल्कि एचडीएल के लेवल को भी बढ़ाती हैं। तो बेटा इसकी जो ड्रग्स अवेलेबल हैं, जेमफेब्रोजिल फाइजर कंपनी की है, जेमपेट के नाम से ड्रग अवेलेबल है एटको कंपनी की, और फिनोगैस फार्मा की ड्रग्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। अब बेटा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने कहा था कि जब ये काइलोमैक्रॉन्स इंटेस्टाइन से आते हैं कैपिलरीज में, तो लिपोप्रोटीन लाइपेज यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो बेटा जब लिपोप्रोटीन लाइपेज यहाँ पे मौजूद होते हैं, इसका काम क्या होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज का, कि वो जो ट्राइग्लिसराइड रिच लिपोप्रोटीन होती हैं, ये उसकी लिपोलिसिस कर देता है और उसको फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये लिपोप्रोटीन लाइपेज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल होता है। अब बेटा ये जो हमारी ड्रग्स हैं फिनोफिब्रेट्स, ये क्या करती हैं? बेसिकली ये पीपीआर गैमा रिसेप्टर जो बॉटम में आप देख रहे हैं, इस रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती हैं, और एक्ट करने के बाद ये पीपीआर गैमा रिसेप्टर बेटा हमारी बॉडी में बहुत सी जगहों पे अवेलेबल होते हैं। ये ब्लड वेसल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, ये एडिपोज टिश्यू के अंदर भी मौजूद होते हैं। लेकिन बेटा जब ये एडिपोज टिश्यू के अंदर अवेलेबल होते हैं या कैपिलरीज के अंदर, जब ये ड्रग हमारी जाके इन रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट होने के बाद ये रिसेप्टर क्या करते हैं, लिपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को इनहांस कर देते हैं। मींस अगर इसकी एक्टिविटी कम हुई है लिपोप्रोटीन लाइपेज की किसी भी वजह से, ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशन या ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स मौजूद है प्लाज्मा के अंदर, तो ये क्या करते हैं, पीपीआर गैमा ये लिपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, जिससे ये होगा कि जो ट्राइग्लिसराइड रिच लिपोप्रोटीन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगी, और फ्री फैटी एसिड में जब कन्वर्ट होंगी तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है ना प्लाज्मा के अंदर कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो ड्रग्स हैं ये पहले पीपीआर गैमा रिसेप्टर पे एक्टिवेट करती हैं, और पीपीआर गैमा रिसेप्टर जो है इन टर्न्स क्या करता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को इनहेंस कर देता है। बेटा ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि इसको पीपीआर रिसेप्टर्स बोलते हैं, प्रोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर आर द मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली दैट रेगुलेट्स लिपिड मेटाबॉलिज्म। PPARs functions as the ligand activated transcription factors upon binding to their natural transcription factor। बेटा मीन्स के जब ये PPR गैमा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है ये ड्रग जाके फिब्रेट, तो अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस आती हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है, मैसेंजर आरएनए पे ट्रांसलेशन स्टेप में जाता है, और वो वहां से मूव करता हुआ मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के थ्रू ये जाके पीपीआर गैमा रिसेप्टर पे जाके फॉस्फोलाइपेज प्रोटीन पे जाके ये अटैच्ड होता है। तो ये क्योंकि ये जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आती हैं, जेनेटिक मेकअप में, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है। ओके, अपॉन बाइंडिंग टू देयर नेचुरल लिगेंड पीपीआर रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड, देन दे बाइंड टू प्रोक्सिसोम प्रोलिफरेटर response element, which ultimately leads to the decreased triglyceride concentration through increased expression of lipoprotein lipase. This is the key point बेटा पूरे mechanism of action में।
and decreasing the apolipoprotein C2 concentration. एपोलिपोप्रोटीन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कैलोमैक्रॉन्स आ जाते हैं, VLDL आ जाते हैं, LDL आ जाते हैं और दूसरा HDL आ जाता है। अच्छा बेटा, ये एक तरफ से तो एपोलिपोप्रोटीन 2 की कंसंट्रेशन को कम करती है जो, और दूसरे पॉइंट पे फेनोफिब्रेट इज मोर इफेक्टिव देन जेमफेब्रोजिल इन लोअरिंग द ट्राइग्लिसराइड लेवल। फेनोफिब्रेट आल्सो इंक्रीजेस द लेवल ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल by increasing the expression of ApoA1 and ApoA2। बेटा ये ApoA1 और ApoA2 मिलके ये HDL बनाते हैं। तो जो आखिरी लाइन है कि फिब्रेट्स आल्सो इंक्रीजेस द लेवल ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल, तो HDL का लेवल बेटा बनता ही ऐसे ही है जब ApoA1 और ApoA2 की एक्सप्रेशन बढ़ जाती है। ओके, थेराप्यूटिक यूजेस क्या है बेटा? वेरी सिंपल, सर के दर्द में तो इस्तेमाल होगा नहीं क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करता है। तो दीज फिब्रेट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरट्राइग्लिसरीडेमिया। जेमफेब्रोजिल एंड फेनोफिब्रेट्स आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट वाइडली बाउंड टू एल्बुमिन। क्योंकि ये एल्बुमिन के साथ बाइंड होते हैं, एल्बुमिन आपको पता है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इस ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन का कोई इशू नहीं है। फेनोफिब्रेट इज अ प्रो ड्रग which is converted to the active moiety fenofibric acid. Both drugs undergo extensive biotransformation and excreted in the urine as glucosuronide conjugates. अब बेटा क्योंकि इसमें एक्सक्रीशन के लिए ग्लूकोयूरोनाइड कॉन्जुगेट्स की जरूरत है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ऐसे लोग जिसमें ग्लूकोयूरोनाइड पाथवे की कमी होती है, ये उस पेशेंट्स में एक्सक्रीट नहीं हो सकेगी और बॉडी में ये एक्यूमुलेट हो जाएगी। ओके, ये फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ फिब्रेट्स थी। अब बेटा एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स आर द माइल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल GIT डिस्टर्बेंस, द लेसन्स एज द थेरापी प्रोग्रेस। जो ही आप थेरापी को कंटिन्यू करेंगे तो बॉडी यूज टू हो जाएगी और ये कम हो जाएंगे। बिकॉज दीज ड्रग्स इंक्रीजेस द बाइलरी कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन, there is a predisposition to form a gallstone। बेटा पित्ते के अंदर पथरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट ये है। मायोपैथी एंड रेप्टोमाइलोसिस हैव बीन रिपोर्टेड इन द पेशेंट्स टेकिंग जेमफेब्रोजिल एंड स्टैटिन टुगेदर। बोथ फिब्रेट्स में इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ वारफरीन, सेम जैसे पिछली ड्रग्स में था। INR शुड बी मॉनिटर्ड, देयरफॉर इस ड्रग को ऐसे पेशेंट्स में बड़ा केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए। फिब्रेट्स शुड नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट्स विद सीवियर हेपेटिक और रीनल डिसफंक्शन और इन पेशेंट्स विद द प्री एग्जिस्टिंग गॉल ब्लैडर डिजीज। बेटा जो अमूमन लोगों को पित्ते की पथरी का प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी इस ड्रग को रिकमेंड नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये जो फेनोफिब्रेट्स हैं ये लेस पॉपुलर ड्रग्स हैं, इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो ज्यादातर स्टैटिन फैमिली और वो ड्रग्स यूज की जाती हैं। ओके बेटा, ये ओके, नेक्स्ट क्लास है हमारी बाइल एसिड बाइंडिंग रेजेंस। आप देखें बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंस मींस कॉम्प्लेक्स बनाने वाली कोई चीज, हैव अ सिग्निफिकेंट LDL कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट। अब ये जो बाइल एसिड्स हैं बेसिकली ये LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती हैं। Although the benefits are less than those observed with the statin, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो कम है एज कम्पेयर टू। अब बेटा नॉर्मली मैकेनिज्म क्या होता है? अगर आप ए साइड को देखें पिक्चर इसकी, तो ए जो है वो अनट्रीटेड है। इसमें होता बेटा ये है कि लीवर के अंदर बाइल एसिड बनता है। आप सिर्फ फिगर ए को फोकस करें, बाइल कोलेस्ट्रॉल से बाइल साल्ट बनते हैं लीवर के अंदर और फिर वो मूव करते हुए आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं बाइल एसिड एंड बाइल साल्ट, फिर ये दोबारा लिवर में आते हैं, फिर कोलेस्ट्रॉल में आते हैं। तो ये एक साइकिल होता है कि लिवर में आते हैं, मेटाबोलाइज्ड होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और यहाँ से फिर दोबारा लिवर में आते हैं। ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है इसका। मोस्ट ऑफ द बाइल एसिड एंड साल्ट्स दैट आर सीक्रेटेड इनटू द इंटेस्टाइन्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द लिवर। लेकिन बेटा जब आप इनको ट्रीटमेंट देंगे किसी भी हाइपरलिपिडेमिक पेशेंट्स को बाइल एसिड रेजेंस की, तो होता क्या है? अब आप बी पिक्चर पे आ जाए। इसमें बेटा जब कोलेस्ट्रॉल
और बाइल एसिड साल्ट लिवर में बन रहा होता है, तो जो ही ये इंटेस्टाइन कैपिलरीज में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, तो बेटा यहाँ पे आपकी जो ड्रग्स है वो इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देती है इस बाइल एसिड के साथ और बाइल साल्ट के साथ। जब ये एसिड और साल्ट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, तो ये दोबारा लिवर में कैप्चर नहीं होती ड्रग, बल्कि इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ से मूव, इसकी रीअब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर देता है और इंटेस्टाइन से बाहर खारिज हो जाता है। तो फिर ये फीकल मैटर के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो रेजन्स हैं ये बेटा ये सिक्वेस्ट्रेंट होती हैं, ये इस साइकिल को क्या करती हैं, इनहिबिट कर देती हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना देती हैं, जिससे ड्रग्स, जिससे जो आपके बाइल एसिड्स हैं और साल्ट हैं वो लीवर में बार बार नहीं जाते, लीवर और इंटेस्टाइन का जो साइकिल बना होता है उसको ब्रेक कर देते होते हैं और यहाँ इंटेस्टाइन से मूव करते हुए ये सारे हमारी बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाते हैं। अब बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो था पिक्टोरियल डायग्राम, अब मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि कोलिस्टेरामीन, कोलेस्टिपोल एंड कोलिसिबिलेम आर द एनाइन एक्सचेंजर रेजन्स that binds negatively charged bile acids and bile salts in the small intestine. These resins bile acid complex is excreted in the feces, thus lowering the bile acid concentration. क्योंकि देखें सारा काम ये बाइल के थ्रू हो रहा है, बाइल कहाँ पे गाल स्टोन में होता है, गाल ब्लेडर में होता है, तो इस वजह से उसमें ऐसे भी लोग जिनको पथरी होती हो गाल ब्लेडर में, तो वहाँ ये नहीं दे सकते। This causes hepatocytes to increase the conversion of cholesterol to bile acids, which are essential component of the bile. Consequently, intracellular cholesterol concentration decreases, which activates an increased hepatic uptake of cholesterol-containing LDL particles, leading to a fall in plasma LDL-C cholesterol. तो बेटा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दिस इंक्रीज्ड अपटेक इज मीडिएटेड बाय एन अप रेगुलेशन ऑफ सेल सरफेस एलडीएल रिसेप्टर। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो एलडीएल रिसेप्टर लिवर पे हैं उनकी भी जो है ना ओवर एक्सप्रेशन। बाकी बेटा थेराप्यूटिक इफेक्ट इसका ये है कि द बाइल एसिड बाइंडिंग रेजेंट्स आर यूजफुल ऑफन इन द कॉम्बिनेशन विद द डाइट और नियासिन फॉर ट्रीटिंग टाइप 2 एंड टाइप बी हाइपरलिपिडीमिया। बेटा ये टाइप ऑफ हाइपरलिपिडीमियाज मैंने आपको पढ़ानी है, लेकिन आप प्लीज ये टाइप 2A और टाइप 2 हाइपरलिपिडीमियाज फार्माकोलॉजी की बुक से देख लीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ा दूंगा किसी दिन। तो कोलसिबिलेम इज आल्सो इंडिकेटेड फॉर द टाइप 2 डायबिटीज ड्यू टू इट्स ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट। अब बेटा असल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, अगर मैं क्लास में होता ना मैं आपको बताता कि जो PPAR रिसेप्टर है इसका ग्लूकोज में इसका क्या मेटाबॉलिज्म है, और हम ये क्यों कहते हैं कि हार्ट डायबिटिक पेशेंट्स को एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। PPAR गैमा इसका जो रोल है ना सिर्फ ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, बल्कि ये ग्लूकोज के लेवल को भी कम करता है। ओके, बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स आर इनसॉल्युबल इन द वाटर एंड हैव लार्ज मॉलिक्यूलर वेट्स। After oral administration, they are neither absorbed nor metabolically altered by the intestine. Instead, they are totally excreted into the feces. Kinetic study थी। अब adverse effect क्या है बेटा? These agents may impair the absorption of the fat-soluble vitamins like vitamin A, vitamin D, E, and K, and they interfere with the absorption of many drugs, for example, digoxin, warfarin, and thyroid hormone. तो इसका मकसद ये हुआ कि जो हार्ट के पेशेंट हैं जिनको हार्ट फेलियर का मसला है या कोई वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर की मेडिसिन वारफरीन ले रहे हैं या जिनको थायराइड ग्लैंड का मसला है, तो उन ड्रग्स की अब्जॉर्प्शन को ये इंटरफेयर करती है। सो दीज ड्रग्स शुड नॉट बी गिवन or should be given with the precaution when you are giving to any patients who are taking digoxin, warfarin, and thyroid hormones. Okay, therefore other drugs should be taken at least 1 to 2 hours before or 4 to 6 hours after the bile acid drug resin. It means whenever you prescribe these bile acid resins and somebody is taking digoxin, warfarin, and thyroid hormone, so preferably these drugs should be taken 1 to 2 hours before these bile acid resins.
or 4 to 6 hours after bile acid raising, means these drugs should not be taken concomitantly with the other drugs. Okay, these agents may rise triglyceride level and are contraindicated in patients with the significant hypertriglyceridemias. Like मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में बताया कि कुछ पेशेंट्स का जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक बढ़ा होता है। अब बेटा क्योंकि ये जो ड्रग है ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है और लेकिन थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड लेवल इससे बढ़ जाता है, तो हमें ऐसे पेशेंट जिनको ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा होता है उसमें बड़ी कॉशन के साथ इस ड्रग को देना चाहिए। बेटा यही प्रॉब्लम्स हैं कि ये ड्रग्स पॉपुलर नहीं हो सकी मार्केट के अंदर क्योंकि इनके प्रोज एंड कॉन्स बहुत ज़्यादा है। तो इस यही वजह है कि हम स्टैटिन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दी क्लासेस यूज्ड इन दी हाइपरट्राइग्लिसरीमिया ड्रग।